तो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की। एमसीयू की इस 5th मूवी में एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाई गई है जो कि अपनी कमजोरियों को मात देकर एक पावरफुल हीरो बना। ये सुपर हीरो मूवी हमें एंटरटेन तो करती है, लेकिन साइंस फिक्शन होने की वजह से ये मूवी सबको कंफ्यूज भी करती है। इसीलिए आज मैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की पूरी स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब जर्मनी में हिटलर का राज चल रहा था। सन 1934 में योहान श्मिट नाम का एक जर्मन साइंटिस्ट एडोल्फ हिटलर से मिला। हिटलर ने श्मिट को अपने साथ शामिल कर लिया ताकि वो उसकी मदद से अपनी फौज के लिए हथियार बना सके। हिटलर की पार्टी में रहकर श्मिट ने हाइड्रा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। हाइड्रा का काम था जर्मन आर्मी के लिए एडवांस वेपन मैन्युफैक्चर करना। योहान श्मिट का साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ माइथोलॉजी और मैजिक में भी बहुत इंटरेस्ट था। उसका मानना था कि इस दुनिया में कुछ ऐसी भी शक्तियां मौजूद है जिनका गॉड यानी देवताओं ने इस्तेमाल किया है, और अगर वो उन शक्तियों को हासिल कर ले तो वो आसानी से जंग जीत सकते हैं। मगर श्मिट ये भी जानता था कि ऐसी शक्तियों को सिर्फ ताकतवर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए वो पहले खुद को ताकतवर बनाना चाहता था। सन 1940 में योहान श्मिट ने अब्राहम एर्स्किन नाम के एक साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया। डॉक्टर एर्स्किन, जो कि जर्मनी का ही एक साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसा सीरम बनाया था जो कि इंसान को फिजिकली और मेंटली बहुत पावरफुल बना सकता था। हालांकि वो सीरम अभी परफेक्ट नहीं बन पाया था, लेकिन श्मिट ने डॉक्टर एर्स्किन से वो सीरम छीन लिया और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। इससे वो ताकतवर तो बन गया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट से उसका चेहरा बहुत बिगड़ गया और इस वजह से उसे एक नया नाम मिला, रेड स्कल। अपने इस भयानक चेहरे को छुपाने के लिए श्मिट ने अपने असली चेहरे के जैसा ही एक मास्क लगाना शुरू कर दिया। फिर श्मिट ने नॉर्स माइथोलॉजी की स्टडी की, जिससे उसे टेसरेट क्यूब के बारे में पता चला। टेसरेट क्यूब, जो कि एक पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है, श्मिट ने उसकी बहुत तलाश की और सन 1942 में उसे वो मिल ही गया। सन 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 काफी जोरों पर था। न्यूयॉर्क शहर में स्टीव रॉजर्स नाम का एक लड़का मिलिट्री में भर्ती होना चाहता था। स्टीव रॉजर्स एक बहुत बड़ा देशभक्त था, लेकिन वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर और बीमार था, इसीलिए वो मिलिट्री के टेस्ट में फेल हो गया था। मगर स्टीव किसी भी हाल में अपने देश के लिए लड़ना चाहता था, इसीलिए उसने कई बार मिलिट्री के लिए टेस्ट दिया। ऐसे ही जब वो एक बार इस बारे में अपने दोस्त से बात कर रहा था, तब डॉक्टर एर्स्किन ने स्टीव की सारी बातें सुन ली। अब्राहम एर्स्किन, जो कि अब यूएस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था, उसने स्टीव की देशभक्ति को देखकर उसे मिलिट्री के लिए पास कर दिया। डॉक्टर एर्स्किन का वो सीरम जिससे योहान श्मिट को पावर्स मिली थी, अब वो परफेक्ट बन चुका था, और इस सीरम को टेस्ट करने के लिए डॉक्टर एर्स्किन को एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो कि उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। स्टीव रॉजर्स की अच्छाई, उसकी मेहनत और उसकी हिम्मत को देखते हुए डॉक्टर एर्स्किन ने उसे वो सीरम देने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ रेड स्कल ने आर्निम जोला नाम के एक साइंटिस्ट की मदद से एक ऐसी मशीन तैयार की जो कि टेसरेट क्यूब की एनर्जी को स्टोर कर सकती थी, और उन्होंने उस एनर्जी से कई सारे खतरनाक हथियार बनाए। और अब श्मिट ने अपनी ब्रांच हाइड्रा को हिटलर की पार्टी से अलग कर लिया और उसने हिटलर से बगावत शुरू कर दी। वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। फिर रेड स्कल को जब भी पता चला कि डॉक्टर एर्स्किन न्यूयॉर्क में है और वो वहाँ के सोल्जर्स को सुपर सोल्जर सीरम दे रहा है, तो रेड स्कल ने डॉक्टर एर्स्किन को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। इधर डॉक्टर एर्स्किन ने हावर्ड स्टार्क के साथ मिलकर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया, और जब स्टीव की बॉडी में वो सीरम और बीटा रेडिएशन डाला गया तो वो बिल्कुल बदल गया। अब उसकी सारी बीमारियां खत्म हो गई और वो बहुत पावरफुल बन गया। ये प्रोसेस खत्म होते ही हाइड्रा के आदमी ने डॉक्टर एर्स्किन को मार डाला और वो सीरम की आखिरी बोतल लेकर भाग गया। स्टीव ने अपनी नई ताकत की बदौलत उस आदमी को पकड़ तो लिया, लेकिन उसने पूछताछ के डर से सुसाइड कर लिया और वो सीरम भी गिरकर बर्बाद हो गया। स्टीव रॉजर्स एक सुपर सोल्जर बन गया था, लेकिन यूएस मिलिट्री को सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे कई सोल्जर्स की जरूरत थी। लेकिन डॉक्टर एर्स्किन और उनके सीरम के ना होने की वजह से अब कोई भी सुपर सोल्जर नहीं बन सकता था। मिलिट्री वाले स्टीव को छोड़कर चले जाते हैं ताकि साइंटिस्ट उसकी स्टडी करके वो सीरम दोबारा बना सके, और जब तक वो सीरम नहीं बन जाता तब तक के लिए स्टीव को एक नया काम सौंपा जाता है। उसे कैप्टन अमेरिका नाम देकर उसे वॉर बॉन्ड्स बेचने लगाए जाते हैं, जिससे कि जंग के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सके। स्टीव रॉजर्स अब कैप्टन अमेरिका के नाम से एक फेमस सेलिब्रिटी बन गया था, लेकिन उसे इस काम में दिलचस्पी नहीं थी। वो तो मैदान में असली जंग लड़ना चाहता था। एक बार जब स्टीव इटली में एक शो के लिए गया था, तब वहाँ उसे पता चलता है कि उसका दोस्त बकी बार्न्स हाइड्रा के खिलाफ जंग लड़ने गया था, और तब से वो लापता है। अपने खास दोस्त बकी को ढूंढने के लिए स्टीव अकेला ही हाइड्रा के एक अड्डे में चला जाता है, और वहाँ वो बकी के साथ साथ अपनी मिलिट्री के कई सारे सोल्जर्स को छुड़वा लेता है। जब रेड स्कल अपनी फौज को कमजोर पड़ते हुए देखता है, तो वो खुद ही अपने उस अड्डे को बॉम्ब से उड़ा देता है ताकि दुश्मनों को उनकी खुफिया जानकारी ना मिल सके। फिर रेड स्कल और आर्निम जोला वहाँ से भाग जाते हैं और स्टीव सभी सोल्जर्स को बचाकर वापस ला लेता है।
उसकी इस बहादुरी की वजह से उसे मिलिट्री में शामिल करके कैप्टन बना दिया जाता है। फिर स्टीव हावर्ड स्टार्क से एक नई शील्ड और एक नया यूनिफॉर्म लेकर जंग के लिए तैयार हो जाता है। वो कुछ सोल्जर्स की एक टीम बनाकर हाइड्रा के कई अड्डों को तबाह कर देता है। फिर 1945 में यूएस मिलिट्री को आनिम जोला की लोकेशन का पता चलता है। कैप्टन उसे पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ एक चलती हुई ट्रेन में पहुंच जाता है। वो लोग डॉक्टर जोला को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन बकी बांस ट्रेन से नीचे गिर जाता है। फिर डॉक्टर जोला से पूछताछ करने पर मिलिट्री को यह पता चलता है कि रेड स्कल अमेरिका के कई बड़े शहरों पर बॉम्ब गिराने वाला है। इसीलिए उसे रोकने के लिए स्टीव रॉजर्स अपनी टीम के साथ हाइड्रा के हेडक्वार्टर पहुंचता है। लेकिन रेड स्कल एक प्लेन में बॉम्ब रखकर और टेसेरेक क्यूब लेकर वहां से निकल जाता है। उसका पीछा करते हुए कैप्टन उस प्लेन में घुस जाता है। वहां पर जब उन दोनों की लड़ाई होती है तो उससे टेसेरेक क्यूब का कंटेनर खराब हो जाता है और जब रेड स्कल टेसेरेक को अपने हाथ में लेता है तो वो एक वर्म होल के जरिए दूसरे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो जाता है। रेड स्कल के बुरे इरादों की वजह से उसे एक श्राप मिला और वो वॉर्मिल नाम के प्लेनेट पर कैद हो गया। रेड स्कल के गायब होने के बाद टेसेरेक क्यूब प्लेन से नीचे गिर जाता है और अब कैप्टन अकेले न्यूक्लियर बॉम्ब से भरे हुए एक प्लेन में सवार था। उस प्लेन को शहर में उतारना बहुत रिस्की था, इसीलिए कैप्टन उस प्लेन को सबसे बहुत दूर ले जाकर आर्कटिक में लैंड करता है। वहाँ उस बर्फीली पहाड़ी में वो प्लेन जम जाता है और बॉम्ब्स काम करना बंद कर देते हैं। पर प्लेन के साथ साथ कैप्टन अमेरिका भी बर्फ में जम गया था। गवर्नमेंट उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर उन्हें टेसेरेक क्यूब तो मिल जाता है, लेकिन स्टीव का कहीं पता नहीं चलता। फिर 66 साल बाद यानी सन 2011 में आर्कटिक में कुछ साइंटिस्ट को वो प्लेन मिल जाता है और उसके अंदर उन्हें मिलती है कैप्टन अमेरिका की जमी हुई बॉडी। पर कमाल की बात ये थी कि वो अभी तक जिंदा था। सुपर सोल्जर सीरम की वजह से इतने साल बर्फ में जमे रहने से भी ना तो स्टीव मरा था और ना ही उसकी उम्र बड़ी थी। फिर शील्ड के लोग कैप्टन को संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं और वो उसे ठीक करके एक ऐसे हॉस्पिटल में रखते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट सन 1940 के जैसा था, ताकि जब स्टीव को होश आए तो वो नया जमाना देखकर घबराए नहीं। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो वो खुद को एक बिल्कुल ही नई दुनिया में पाता है। फिर शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी स्टीव को बताते हैं कि वो लगभग 70 साल से होश में नहीं था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी स्टीव से मिलने आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि दुनिया खतरे में है और उन्हें कैप्टन अमेरिका की जरूरत है। और फिर हमें द एवेंजर्स मूवी की एक झलक दिखाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। There's no time for me. I've been flying from town to town.